करते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट के बारे में। तो बेटा करंट अकाउंट में बेसिकली हमारे पास हम करंट अकाउंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। बेटा इसमें जो पहला पार्ट है वो आता है बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। बेटा अगर आप दूसरी कंट्रीज से लोन लेते हैं, उनसे बोरोइंग करते हैं, तो बेटा ऐसी चीज़ों को आप करंट अकाउंट में ना लिख के उन्हें लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में। बेटा यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वही चीज़ें आएगी जिनका संबंध एसेट्स और लाइबिलिटी के साथ है। आप देखेंगे बोरोइंग जो है वो हमारी एक तरीके से लोन होता है और वो लाइबिलिटी साइड में आता है, इसीलिए इसे हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से हम दूसरी कंट्री से बोरोइंग करते हैं, तो आप तो जानते ही हैं इनफ्लो होगा डॉलर का, और डेबिट में क्या होता है बच्चा? डेबिट में होता है आउटफ्लो। तो बेटा जिस तरीके से हम दूसरी कंट्री से बोरोइंग करते हैं, उसी तरीके से हम दूसरी कंट्री को बोरोइंग देते भी हैं। लोन टू अब्रॉड। तो बेटा हम दूसरी कंट्री को लोन देते भी हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे आइटम की बात करें तो एक सेकेंड, यस बेटा। तो दूसरा जो इसमें हमारा आइटम आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। बेटा दूसरी कंट्री के लोग इंडिया में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया के पास डॉलर आता है, तो इसे भी हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। इसी तरीके से इंडिया वाले भी दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेटा इसी तरीके से हम भी दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसे भी हम यहीं पर लिखते हैं। तो बेटा ये तो था हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में 2 आइटम आते हैं, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट। करंट अकाउंट में 2 पार्ट आते हैं, विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स में हम गुड्स की बात करते हैं, इनविजिबल आइटम्स में हम 3 कंटेंट की बात करते हैं। फर्स्ट इज फैक्टर सर्विसेज, सेकंड इज नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड थर्ड इज करंट ट्रांसफर। आइए बच्चा हम कुछ और बातें भी देखते हैं। बेटा जो बोरोइंग है वो 2 तरीके की होती है। एक को हम बोलते हैं फाइनेंशियल कमर्शियल बोरोइंग। बेटा ये फाइनेंशियल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है? बेटा जो हम बोरोइंग करते हैं दूसरे देशों से, फॉर एग्जांपल अगर आप लोन लेते हैं, यूएसए की गवर्नमेंट से, अगर आप यूएसए की गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, तो बेटा आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 10%। जबकि बेटा अगर आप दूसरा ऑप्शन होता है
सॉरी बेटा, यहाँ पर अगर आप यूएसए के गवर्नमेंट से लोन नहीं लेते, यूएसए के कमर्शियल इंस्टीट्यूट या फिर जिसे हम बोल सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर आप कोई लोन लेते हैं, प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको रेट लगता है 10%। और दूसरा जो है उसे हम बुलाते हैं फिनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस बेटा, इसमें जो हम लोन लेते हैं वो यूएसए की गवर्नमेंट से लोन नहीं ले रहे बेटा, वो हम ले रहे हैं यूएसए के प्राइवेट बैंक से लोन नहीं ले रहे बेटा, इसमें हम लोन ले रहे हैं यूएसए की गवर्नमेंट से। और जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है वो लगने वाला है 6%। तो बेटा इतना सा ही अंतर है। फिनेंशियल कमर्शियल बोरोइंग रेफर्स टू दोज बोरोइंग्स इन विच loan is taken from rest of the world at market rate of interest which is 10%. On the other hand, if we talk about financial assistance, then it refers to those borrowings in which we take loan from the rest of the world at a reduced rate of interest. तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर तो हमें कौन सा इंटरेस्ट लगेगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग करते हैं तो आपको लगेगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात करें अगर आप, तो बेटा यहाँ पर आपको एक तरीके से थोड़ी सी हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको लोन यहाँ पे क्या मिलता है, सस्ता मिलता है। इसलिए हम यहाँ पर जो लोन मिलता है वो मिलता है रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप इसे रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके बच्चा, तो ये तो हमारी हुई बोरोइंग के बारे में बात। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चा? इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ पे दो तरीके की है। एक इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेटा इसको हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? इसको हम बेटा पॉपुलरली, अगर आप इसका नाम देखें तो ये पॉपुलरली FDI के नाम से जानी जाती है, बहुत न्यूज़ में चलती है ये इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बेटा यूएसए में एक पर्सन है और उस पर्सन का नाम है मिस्टर जॉन। बेटा मिस्टर जॉन जो है इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। ही स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया। तो बेटा मिस्टर जॉन जो है वो इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो बेटा अगर वो इस तरीके से डायरेक्टली अपना खुद का बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करेगा तो इसे बुलाया जाता है बेटा FDI, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहो तो आप देखेंगे कि अमेज़ॉन इज़ वर्किंग इन इंडिया, उसके बाद मैकडोनल्ड इज़ वर्किंग इन इंडिया। तो ये सब बेटा जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे हैं इसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरी तरीके की जो इन्वेस्टमेंट होती है बेटा वो होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। बेटा इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, ये हमारा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होती है बेटा आइए समझते हैं। मान के चलिए
जो यूएसए का पर्सन था मिस्टर जॉन, अगर मिस्टर जॉन अपना खुद का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट नहीं करता, ही बाय शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी ही बाय शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी। तो बेटा इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट है इसे हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट में मिस्टर जॉन अपना खुद का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे, इस इन्वेस्टमेंट में मिस्टर जॉन किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट को बेटा हम बोलते हैं FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर इसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे इंडिया में तो FDI, और अगर किसी दूसरे के चलते हुए बिजनेस में अपना पैसा लगाओगे तो इसे हम बोलते हैं बेटा FII। ओके सर, फाइन। ओके बेटा एक क्वेश्चन आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है बेटा? जो हमने अभी करंट अकाउंट देखा था, बेटा उस करंट अकाउंट में हमने क्या देखा था? एक आइटम देखा था, विजिबल आइटम। अगर आपको याद हो तो हमने एक आइटम देखा था, विजिबल आइटम, और विजिबल आइटम बेटा आते हैं गुड्स। तो बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हैं? बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड को शॉर्ट में बोलते हैं BOT। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लेस कर देंगे तो बेटा आपका जो निकल कर सामने आएगा आंसर, उसे आप बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेटा ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हम स्किप कर गए थे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो आपका सरप्लस में भी आ सकता है और आपका डेफिसिट में भी आ सकता है। अब आप देखिए सरप्लस में कब आएगा बेटा? अगर आपका सरप्लस में तब आएगा जब आपके एक्सपोर्ट जो है वो बेटा जब आपका एक्सपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा? इंपोर्ट। और बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डेफिसिट कब आएगा? डेफिसिट मतलब होता है बेटा नुकसान, और बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका कब आएगा डेफिसिट में? जब आपका एक्सपोर्ट जो है वो लेस देन होगा इंपोर्ट की। तो इस तरीके से हम देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड है। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर में आता है ऑटोनोमस आइटम। बेटा ये ऑटोनोमस आइटम क्या होते हैं? बेटा ये ऑटोनोमस आइटम वो आइटम होते हैं जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में आते हैं। यानी कि करंट अकाउंट प्लस में कैपिटल अकाउंट में आने वाले हर आइटम को ऑटोनोमस आइटम कहते हैं। बेटा इन्हीं आइटम्स की वजह से सरप्लस और डेफिसिट होता है, और बेटा इनको हम अबव द लाइन आइटम भी बुलाते हैं, अबव द लाइन आइटम। इसी तरीके से बेटा एक क्वेश्चन में आता है अकोमोडेटिंग आइटम। इससे पहले हम कुछ और बात करते हैं बेटा ऑफिशियल रिजर्व क्या होते हैं? ऑफिशियल रिजर्व्स
ये बेटा हमारा थर्ड कंपोनेंट था बीओपी का। फर्स्ट कंपोनेंट था करंट अकाउंट, सेकंड कंपोनेंट था कैपिटल अकाउंट, और जो थर्ड कंपोनेंट है वो है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। बेटा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कौन बनाता है? बेटा ये बनाता है आरबीआई। बेटा इस अकाउंट में क्या होता है? सर इस अकाउंट में आरबीआई रखता है डॉलर। बेटा इस अकाउंट में आरबीआई क्या रखता है? डॉलर का रिजर्व। अब बेटा मान के चलो आपने बीओपी का करंट अकाउंट बनाया, बीओपी का, और बेटा वहाँ पर आपका शो हो रहा है $200 का सरप्लस। ओके, फिर बेटा आपने बनाया बीओपी का आपने बनाया कैपिटल अकाउंट। बेटा उसमें आपका शो हो रहा है $130 का डेफिसिट। और बेटा आरबीआई का जो ऑफिशियल रिजर्व है, मान के चलिए उसमें पहले से ही $1000 रखे हुए हैं। आरबीआई के पास ऑफिशियल रिजर्व में $1000 जो है वो रखे हुए हैं। तो बेटा आप देखेंगे कि नेट बीओपी का जो बैलेंस आएगा, नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो बेटा आपको दिख रहा है कि $70 का सरप्लस, $200 का सरप्लस था करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में $130 का डेफिसिट था। अगर हम दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो बेटा हमें दिखता है $70 का डेफिसिट। अब बेटा $70 का सरप्लस, क्योंकि सरप्लस ज़्यादा है, डेफिसिट कम है, तो बच्चा हम यहाँ लिखेंगे सरप्लस। तो बेटा अब क्या करते हैं, हम इस $70 को ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। वी ट्रांसफ़र $70, यानी कि हमारी कंट्री ने एक साल में $70 जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करके या फिर करंट अकाउंट से या फिर कैपिटल अकाउंट से अर्न किए हैं, और हम इस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र $70 टू ऑफिशियल रिजर्व। बेटा हम इस रिजर्व में इस पैसे को डाल देते हैं। तो अब आप देखिए ऑफिशियल रिजर्व जो था वो हो जाएगा। अब बेटा उसमें $1000 तो पहले से थे, $1000 बेटा उसमें पहले से थे। अब उसमें $70 और जुड़ जाएंगे, और बेटा यहाँ पर जो बैलेंस हो जाएगा ऑफिशियल रिजर्व का वो हो जाएगा $1070। तो बेटा इस तरीके से ही ऑफिशियल रिजर्व का कॉन्सेप्ट होता है। ऑफिशियल रिजर्व आप देखिए, अगर बीओपी सरप्लस आया, तो ऑफिशियल रिजर्व क्या होगा? इंक्रीज। सर अगर बीओपी सरप्लस आ गया तो ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं इसमें प्लस का निशान लगा देता हूँ। और बेटा अगर बीओपी बच्चा आया डेफिसिट, तो बच्चा यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑफिशियल रिजर्व जो है बेटा वो चला जाएगा माइनस में। तो बेटा एक तरीके से ऑफिशियल रिजर्व एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम डॉलर रखते हैं। अगर बीओपी से फ़ायदा निकलता है तो ऑफिशियल रिजर्व बढ़ जाता है, अगर बीओपी से नुकसान आता है तो ऑफिशियल रिजर्व कम हो जाता है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था ऑफिशियल रिजर्व का। तो
आप देखिए एक और कंसेप्ट, अकोमोडेटिंग आइटम। बेटा जैसे हमने ऑटोनोमस आइटम किए थे वैसे ही कंसेप्ट आता है अकोमोडेटिंग आइटम। बेटा अकोमोडेटिंग आइटम में ऑफिशियल रिजर्व की ट्रांजैक्शन आती है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। तो बेटा इसमें ऑफिशियल रिजर्व की ट्रांजैक्शन आती है। ऑफिशियल रिजर्व की ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? जब हम बीओपी से पैसा ऑफिशियल रिजर्व में डालते हैं तो इसे अकोमोडेटिंग आइटम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, या फिर ऑफिशियल रिजर्व से पैसा बीओपी अकाउंट में डालते हैं तो भी उसे अकोमोडेटिंग आइटम्स की ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बेटा इस ट्रांजैक्शन की वजह से कोई सरप्लस और डेफिसिट तो नहीं होता है, नो सरप्लस एंड डेफिसिट, क्योंकि सरप्लस और डेफिसिट जो है वो ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से होता है, और ऑटोनोमस आइटम्स आप जानते ही हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में आते हैं। और बेटा इसका नाम है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है बिलो द लाइन आइटम। तो बेटा इसी के साथ साथ आपका ये बीओपी का चैप्टर जो है कुल मिला के फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।